नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में हम देखेंगे कि इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स क्या रहे और साथ ही साथ रिजल्ट्स में जो इसने लॉस पोस्ट करा है उसकी वजह क्या रही है, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा रहेगा और साथ ही साथ कंपनी में क्या नए न्यूज़ डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको पता ही होगा जैसे कि क्वार्टर 4 के या किसी भी क्वार्टर के जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो रेटिंग एजेंसीज का काम बहुत बढ़ जाता है। रेटिंग एजेंसीज अपने रिकमेंडेशंस देती है और नए टारगेट्स किसी भी शेयर के लिए निकालती है। वही चीज़ टाटा मोटर के साथ भी है। टाटा मोटर्स में बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने अपने टारगेट्स दिए हैं, किसी ने एग्रेसिव दिए हैं तो किसी ने नीचे के टारगेट दिए हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो उनके पीछे उनकी वजह क्या रही है, किस रेटिंग एजेंसी ने क्या टारगेट दिए हैं और उन टारगेट के पीछे क्या कारण रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसमें हमारी रणनीति क्या हो और इस स्टॉक को हम किस प्रकार से अप्रोच करें, इसमें बाइंग, होल्ड या सेलिंग की क्या रणनीति होना चाहिए वो अपनाएं। तो दोस्तों चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने शेयर का प्राइस आ गया है। शेयर का प्राइस आज 314 रुपये है और आज 5.5% के आसपास शेयर ने गिरावट दिखाई है। अगर हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो कंपनी का 52 वीक का लो 79 रुपीज़ के आसपास था और 52 वीक हाई 357 के आसपास, यानी कंपनी अभी 52 वीक हाई के आसपास ही चल रही है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो वो 1 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है। अगर कंपनी का पी हम देखें तो कंपनी का पी अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है, तो लॉस के कारण पी अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है। इंडस्ट्री पी देखें तो 49 के आसपास चल रहा है। ये डिलीवरी परसेंटेज अभी 13% दिख रहा है, लेकिन ये डिलीवरी परसेंटेज आज का नहीं है, कल का है। अभी डेटा इस वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है जिसके कारण ये डिलीवरी परसेंटेज कल का दिख रहा है। लेकिन 13% की भी अगर बात करें तो 13% का डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ख़राब है। एक्चुअल में ये 20 से 25% या उससे ऊपर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है। लेकिन कोई नहीं, चलिए फिर आगे की और डिटेल्स भी देखते हैं जिससे हम ये पता लगा सके कि कंपनी ने किस प्रकार की परफॉर्मेंस दी है और पुराने रिटर्न्स क्या दिए हैं। अगर हम पुराने रिटर्न्स को देखें तो कंपनी ने एक साल में 284% के रिटर्न दिए हैं। ये कोई मामूली रिटर्न नहीं है। अगर 284% एफडी के रिटर्न से कंपेयर करें तो जहाँ 6 से 8% का रिटर्न मिलता है, वहाँ 284% का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। 6 महीने में 87% का रिटर्न और 1 महीने की बात करें तो वो 4% का रिटर्न है। ये था कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स। कंपनी की आज अभी हमने बेसिक डिटेल तो जान ली, अब साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहे। अब दोस्तों आपके सामने कंपनी के फाइनेंशियल्स आ गए हैं। यहाँ पर हमने मार्च 21 क्वार्टर और साथ ही साथ मार्च 20 क्वार्टर को भी रखा है। अब आप मार्च 20 और मार्च 21 को देखेंगे तो साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि ये जो फिगर ऑरेंज कलर में है ये स्टैंड अलोन का फिगर है और साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर है ये कंसोलिडेटेड का फिगर है। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इनकम की, तो पिछले साल कंसोलिडेटेड बेसिस पर 62,000 करोड़ की इनकम थी, जो कि इस साल बढ़कर 88,000 करोड़ हो गई है। और अगर स्टैंड अलोन की बात करें तो जो 9,700 करोड़ थी और इस साल बढ़कर सीधे 20,000 करोड़ की हो गई है। अब हम सीधे एक बार नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले साल 9,600 करोड़ का लॉस पोस्ट करा था और जो कि इस बार घटकर 7,500 करोड़ हो गया है, यानी प्रॉफिट के सेगमेंट में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है। अब पिछले साल जो स्टैंड अलोन लॉस था कंपनी का वो 4,800 करोड़ का था, लेकिन इस साल ये स्टैंड अलोन लॉस सीधे कन्वर्ट हो गया है प्रॉफिट में। तो यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, जो कि इसके फाइनेंशियल्स में भी हमें दिख रही है। अब इस फाइनेंशियल्स में एक बड़ा फिगर जो आपके ध्यान में रहना ज़रूरी है वो है ये फिगर। ये है 13,300 करोड़ का और स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करें तो 15,000 करोड़ का। ये अंदाजन 14,000 का जो 14,000 करोड़ का फिगर है ये एक्सेप्शनल लॉस का फिगर है। यहाँ पर 9,600 करोड़ का नॉन कैश इन्वेस्टमेंट कंपनी ने राइट ऑफ करा है और साथ ही साथ 5,300 करोड़ का जो कंपनी ने राइट ऑफ करा है वो रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस के रूप में करा है और इसी वजह से कंपनी का नेट लॉस 7,600 करोड़ आया है। अब हम देखेंगे कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस कैसा रहा। कंपनी ने
मार्च 2020 में 2,61,00,000 की सेल दिखाई थी। उसके कंपैरिजन में इस साल सेल कम हुई है जो कि 2,49,000 रुपये है। तो इस फ्रंट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। और साथ ही साथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले साल जो लॉस कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पर शो करा था वो 10,000 करोड़ रुपीस का था और इस साल वो बढ़कर 13,000 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरी है। उसके पीछे कोरोना का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी ने सेल्स में डिक्लाइन दिखाया है और साथ ही साथ अपने लॉसेस को बढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे चलकर एक न्यूज़ आई है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। कंपनी के सीईओ का क्या बयान आया है हम वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाटा मोटर्स ने 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए तक के कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए प्लान कर रखे हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इनके कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों के लिए हैं। अब कंपनी के पिछले साल 1,500 करोड़ के कैपेक्स हुए थे और उसके कंपैरिजन में अगर इस साल देखें तो सीधे उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर डबल कर दिया है। इसका मतलब अपनी प्रोसेस पर और अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। कंपनी के सीईओ बालाजी जी का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर हमने 1,800 करोड़ रुपए स्टैंड अलोन बेसिस पर स्पेंड करे थे पेट्रोल इंजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और अगर हम इस साल देखें तो ये प्लान कर रहे हैं 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए तक के कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो इसी तरह से वो लोग आगे का प्लान कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ का असर तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा कि कंपनी किस तरह अपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है और उसका डिमांड पर क्या असर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने क्या क्या टारगेट दिए हैं और उन टारगेट्स के पीछे की वजह क्या रही है। सबसे पहले हम देखते हैं नोमुरा ने कंपनी का टारगेट 313 रुपए के आसपास दिया है, जो कि करंट रेट के आसपास ही चल रहा है। क्वार्टर 4 में उनके लोअर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के कारण और डेट रिडक्शन के कारण उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक देखकर कंपनी का टारगेट 313 रुपये रखा है। अगर हम कोटक की बात करें तो उन्होंने ये टारगेट 205 रुपये कर दिया है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव है। और अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने ये टारगेट 254 रुपये रखा है। उनका ऐसा कहना है कि जो ये कंपनी के EBITDA है जो अभी ज़्यादा आए हैं वो लोअर इंसेंटिव और मार्केटिंग कॉस्ट को घटाने के कारण आए हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है EV व्हीकल्स और बाकी चीज़ों के कारण वो पीछे अपने पीयर्स से काफ़ी पीछे रह गई है। तो बाकी प्रोडक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस के पीछे रहने की वजह से उन्होंने ये टारगेट घटाया है। UBS की बात करें तो उन्होंने अपना टारगेट 360 रुपये पर रखा है। अगर हम सिटी की बात करें तो उन्होंने बाय का टारगेट रखा है। उन्हें ये लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अगले आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और कंपनी में डेट का रिडक्शन कम होगा और ग्रोथ के ड्राइवर्स आएंगे, जिसके कारण कंपनी का टारगेट बढ़ाकर इन्होंने 395 रुपये रख दिया है। CLSA की बात करें तो अब तक का सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किसी रेटिंग एजेंसी ने दिया है तो वो CLSA है। CLSA काफ़ी ज़्यादा बुलिश है टाटा के स्टॉक पर। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो उन्होंने टारगेट रिड्यूस कर दिया है 280 रुपये के आसपास, जो कि काफ़ी ख़राब टारगेट है शेयर के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने अलग अलग टारगेट दिए है। शेयर खान ने भी 430 रुपये के टारगेट दिए जैसे कि CLSA ने दिए हैं। इन्हें लगता है कंपनी की मार्केटिंग R&D और आगे आने वाले वॉल्यूम्स की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और इसी ग्रोथ को देखते हुए शेयर खान ने ये टारगेट दिए हैं। अब दोस्तों हम कंपनी का चार्ट एनालिसिस भी कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के चार्ट को देखें तो ये चार्ट डेली चार्ट है और कंपनी की हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखें कंपनी अभी 314 रुपये पर चल रही है। अब यहाँ से अगर हम और ज़्यादा गिरावट होती है शेयर में तो ये शेयर अगला सपोर्ट 280 से 285 के आसपास ले सकता है। अब पिछले एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पर आने के बाद शेयर वापस बाउंस बैक कर गया है, तो इसे हम एक अच्छा और काफ़ी मजबूत सपोर्ट मान सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इसके बाद सीधे शेयर 255 से लेकर 258 की रेंज तक आपको आता हुआ दिख सकता है।
दोस्तों अगर हम वीकली चार्ट देखें तो शेयर ने फ्लैग एंड पोल पैटर्न शो करा है। अगर यह पैटर्न जब भी किसी स्टॉक में बनता है तो उसमें तेजी की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर पैटर्न ने ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक कर दी और यहाँ पर वापस आकर अच्छा सपोर्ट ले लिया तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी संभव है इस शेयर में, और यहाँ पर तेज़ी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर नीचे की लाइन ब्रेक करी तो गिरावट भी संभव हो सकती है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो इसमें गिरावट होना ज़्यादा चांसेस गिरावट के नहीं दिखते मुझे, इसमें ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अब हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। पॉजिटिव साइड में देखें तो कंपनी ने अपना कैपेक्स इस साल के लिए डबल कर दिया है, जिससे हमें रेवेन्यू में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ देखें तो कोरोना की वजह से पिछले साल में सेल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ था, जिसके कारण कंपनी की रेवेन्यू भी कम हुआ था। लेकिन इस साल वो चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। अगर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और सब कुछ चीज़ें अच्छी चलती है तो कंपनी की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा। ऑटो सेक्टर की तेज़ी इस स्टॉक को आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी। कंपनी ने का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो फोकस है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन सारी बातें अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिव बात भी है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। कंपनी में डेट की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। कंपनी को अपना डेट रिड्यूस करना है, और जो कि कंपनी फोकस जिस पर कर भी रही है। साथ ही साथ कंपनी ईवी सेक्टर में थोड़ा सा लेट हो गई है, जिसके कारण कंपनी के स्टॉक में प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऑल इन ऑल बात करें तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। टाटा का नाम ही अपने आप में काफ़ी है। अगर मेरी बात माने तो इस शेयर में जितनी भी गिरावट हो वो आपके लिए एक नई बाइंग का मौका है। अगर आपने इस शेयर को होल्ड करके रखा है, बाय कर लिया है ऑलरेडी, तो इसे होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। ये शेयर ज़रूर आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देगा। और अगर कोई नया इन्वेस्टर है और इस शेयर में बाइंग करना चाहता है तो उसके लिए अभी करंट लेवल में बाइंग करना भी मैं सजेस्ट करूंगा। आप चाहे तो करंट लेवल पर भी बाय कर सकते हैं, जो कि 314 का है। लेकिन इसमें अपनी सारी कैपिटल को मत लगाइएगा, कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा ही अभी लगाइएगा और देखिएगा शेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो आपके पास 280 के लेवल है और 258 के लेवल है। कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए उन लेवल्स पर, और अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाइए। इस शेयर पर पूरा विश्वास रखिए, ये शेयर ज़रूर से ज़रूर आपको रिटर्न बना कर देगा। तो मेरे ओपिनियन में आपको इसमें बाइंग की रणनीति अपनाना चाहिए। सेलिंग को तो पूरी तरीके से अवॉइड ही करें। आप बाय कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी बाय कर रखा है तो होल्ड करिए। होल्ड कर इस शेयर को अगर नीचे आता है तो और आने दीजिए। 280 और 258 के लेवल पर और ज़्यादा ऐड करिएगा। तो ये था टोटल डिस्कशन हमारा टाटा मोटर्स पर, और ये साथ ही साथ हमने ये जानी कि टाटा मोटर्स पर हमें किस प्रकार की बाइंग रणनीति अपनानी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये टाटा मोटर्स या किसी और शेयर से रिलेटेड आपके कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।